बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अतहर महमूद है। आप पॉडकास्ट में डॉक्टर अतहर महमूद देख रहे हैं। ये हमारा एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है और ये पॉडकास्ट बेसिकली वर्जिश या एक्सरसाइज से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हार्ट पे इफेक्ट से मुतालिक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इस बारे में सवाल करते हैं कि हमें स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी या हार्ट की फिजियोलॉजी बताएं। मैं आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, लेकिन हार्ट का जो उसके अंदर अमल है या हार्ट पे कोई इफेक्ट है तो उसके बारे में हमने कहा एक पॉडकास्ट कर लें। हिस्टोरिकली स्पीकिंग या तारीख़ी लिहाज से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 480 बिफोर क्राइस्ट के अंदर एक ग्रीक स्कॉलर या फिजिशियन ने कहा कि मॉडरेट एक्सरसाइज जो है हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन लेट 19वीं सेंचुरी में जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होती हैं जैसे रोअर्स हैं या रनर्स हैं, मैराथन रनर्स स्पेशली, उनके बारे में, ये बाइसाइकिलिस्ट हैं, उनके बारे में कहा कि बहुत स्ट्रेस एक्सरसाइज जो है ना हार्ट को नुकसान भी पहुंचा सकती है और इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन रहा। आजकल भी आप सुनते होंगे कि जो ये आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज है, जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं, जिम्नाजियम में लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं और हमें जब पता चलता है जब किसी सेलिब्रिटी को प्रॉब्लम हो, उसमें स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही है। पाकिस्तान के क्रिकेटर थे आबिद अली, है माशाल्लाह से हैं तो, लेकिन उनको हार्ट अटैक हो गया था ड्यूरिंग प्रॉब्ली गेम के दौरान ही। और इसी तरह इंडिया के कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको ड्यूरिंग एक्सरसाइज जिम्नाजियम में हार्ट अटैक हो गया। तो वो कौन से लोग हैं जो प्रोन हैं, सब के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ये जो एक्सरसाइज की फिजियोलॉजी क्या है, कि असर एक्सरसाइज दिल पे कैसे असर डालती है। देखिए, जब बंदा एक्सरसाइज करता है ना तो उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। तो हार्ट ये करता है कि वो दो तरीके इस्तेमाल करता है। एक, वो अपना कार्डियक आउटपुट बढ़ा लेता है, पंपिंग बढ़ा लेता है, और उसका तरीका ये है कि वो हार्ट रेट तेज़ कर लेता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम एक चीज़ होती है, वो समझे पंपिंग से रिलेटेड ही है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा लेता है। इससे उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। कहते ये हैं कि 1 लीटर ऑक्सीजन की कंजम्पशन अगर चाहिए हो, ऑक्सीजन कंज्यूम करता है बंदा, तो 5 से 6 लीटर तक कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि जो आपके एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं उसके अंदर से ऑक्सीजन ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। इसको AB डिफरेंस कहते हैं, आर्टरियो वेनस डिफरेंस, और डिफरेंस बढ़ जाता है। तो ये फिजियोलॉजी है, मतलब एक नॉर्मल तरीका है जिसमें एक्सरसाइज में ये सब चीज़ें हार्ट को अडॉप्ट करने में, एक्सरसाइज करने में, अडॉप्ट करने में उसको आसानी करती हैं। अगर हम ये देखें कि अगर के मैकेनिकली जो है हार्ट को कोई मैकेनिकली किसी लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो होता है, या वो लोग जो रोअर्स होते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस बाइसाइकिलिस्ट जो होते हैं, उनके हार्ट पे क्या असर पड़ता है, और उसी के मुकाबले में वो लोग जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं, जो वेट ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, उनके हार्ट के अंदर मैकेनिकली दोनों में क्या फ़र्क होता है। वो ये फ़र्क ये होता है कि जो ये होते हैं हमारे रनर्स होते हैं, ये यूजुअली इनका जो है ना थोड़ा सा हार्ट जो है ना वो एक्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी हम कहते हैं, कि कुछ हिस्से हार्ट के मोटे होते हैं, टोटल हार्ट मोटा नहीं होता। उसको मस्कुलर, क्योंकि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है तो वो पूरा मोटा नहीं होता, यूजुअली साइज उसका थोड़ा सा बड़ा होता है। इसी तरह उसका जो राइट वेंट्रिकल है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स का। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई दफ़ा जब हम एथलीट्स को देखते हैं, पाकिस्तान में क्योंकि एथलीट्स बहुत कम है, प्रोफेशनल एथलीट्स, लेकिन बाहर के मुल्क में क्योंकि पूरा एक सब्जेक्ट है, तो वो उनको ये इस तरह के मरीज जो पेशेंट्स तो नहीं पर्सन, उनके थोड़े से ये मैकेनिकली डिफरेंस होता है हार्ट के साइज और उसके पंपिंग में। इवन उनके हार्ट रेट स्लो होता है और उनका हार्ट का पंप प्रॉब्ली नॉर्मल और थोड़ा सा रिड्यूस भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं एक एथलीट के अंदर। इसी तरह जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं, उसके अंदर हार्ट का साइज ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है, बल्कि और उसका जो पंप है थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा भी हो सकता है, जो आपके स्ट्रेंथ एक्सरसाइज या वेट ट्रेनिंग करते हैं। और उनके हार्ट के अंदर जो उसकी हाइपरट्रोफी कहते हैं, जिसको मसल जो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, वो कंसेंट्रिक होता है, मतलब पूरे हार्ट के अंदर होता है। और उसके अलावा ये दोनों में यूजुअली रेस्टिंग ब्रेडिकार्डिया जिसको बोलते हैं ना, हार्ट रेट स्लो हो सकता है। यूजुअली ये होता है कि जब कोई एथलीट आपके पास आता है ना, क्योंकि हमारे पास इतना कॉमन तो नहीं है एथलीट, लेकिन बाय द वे क्योंकि सब्जेक्ट के साथ ही रिलेटेड है, तो अगर इनकी आप ECG कराएं तो यूजुअली रेस्टिंग ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट स्लो होता है। और उसके अलावा उनके कुछ ECG में चेंजेस होती हैं जो कि जो डॉक्टर देखने वाला समझता है कि जानी क्या इसको प्रॉब्लम हो गया। इसी तरह जैसे एको में चेंजेस होती हैं, ECG में कई दफ़ा एक चीज़ होती है जिसको हम अर्ली रिपोलराइजेशन कहते हैं, वो यंग लोगों में भी होती है, एथलीट्स में भी हो सकती है। और जब इसको देख के जब कोई उसको कोई और टेस्ट करते हैं आगे, जब एको देखते हैं तो कहते हैं यार ये तो
इसके अंदर भी चेंजेस आ रही हैं, तो वो समझते हैं कोई मरीज हो गया है। जबकि स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये स्पोर्ट्स कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनको पता होता है कि नॉर्मल है ये सारा कुछ। फिर वो लैंड अप करते हैं, कार्डियक एमआरआई हो रहा था, कार्डियक एमआरआई के अंदर उनको थोड़ा सा फाइब्रोसिस थोड़ा सा समझिए कि थोड़ा सा उसमें ना फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो ये भी नॉर्मल होता है एथलीट्स के अंदर। तो ये सब चीज़ें कॉमन है, लेकिन क्योंकि हम लोग इतने एथलीट्स देखते नहीं हैं, या वो लोग जो कि एक्सरसाइजर्स हैं या एक्टिव लोग हैं, इसलिए हमें इतना पता नहीं होता। तो ये जूनियर डॉक्टर्स के लिए भी इवन और कंसल्टेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि एथलीट्स की कार्डिक फिजियोलॉजी क्या होती है। अब ये अभी ये यूजुअली जो है ना, जब एथलीट आपके पास कोई आता है ना, एक्सरसाइजर एथलीट या एक्सरसाइजर कह लें, तो उसके कॉमन प्रॉब्लम जो होते हैं ना, वो कई दफ़ा आपके पास आता है इंटॉलरेंस टू एक्सरसाइज, उसकी कंप्लेंट होती है। तो इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि वो एक्सरसाइजर एक अच्छा एक्सरसाइजर है जो कि एक्सरसाइज कर नहीं पा रहा, तो वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हार्ट ही बजाओ, उसमें ब्लड भी होता है, एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती है, थायराइड की डिजीज़ हो सकती है, हार्ट की डिजीज़ भी हो सकती है, लंग्स की डिजीज़ भी हो सकती है, सबकी डिजीज़ होती है। तो वो ये आपको देखना पड़ता है कि ये क्या स्पोर्ट्स की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी के अलावा कोई उसको पैथोलॉजिकल या कोई बीमारी वाला आंसर तो नहीं चल रहा, जिसकी वजह से उसकी एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या उसकी टॉलरेंस या उसके एक्सरसाइज करने का जो ताकत है वो कम हो रही है, जैसे वो महसूस करता है। अच्छा, इसमें साइकोलॉजिकल भी हो जाता है। कई दफ़ा लोग कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को हम कहते हैं, पुश करते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, तो वो आसान वे आउट ये कहते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोई बीमारी हो गई है। तो बीमारी नहीं होती, बेसिकली वो साइकोलॉजिकली दे डू नॉट वांट टू एक्सरसाइज, एक्चुअली एक्सरसाइज करना नहीं चाहते। और इसमें एक और भी होता है, ओवर ट्रेन भी कर जाते हैं लोग। ओवर ट्रेनिंग में होता ही है कि मरीज़ को जो एथलीट है या एक्सरसाइजर है, उसको रात को नींद का मसला हो जाता है, उसको इंसोम्निया हो जाता है, साथ में मसल फटीग बहुत होती है। उस दौरान तो जब एक्सरसाइज बंदा करता है तो उसको अच्छी नींद आनी चाहिए, लेकिन जब वो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, बहुत ही विग्रेस, बहुत ही सख्त एक्सरसाइज करता है, तो उसलिए उसमें उसको ये पैराडॉक्स है, मतलब है कि सूरन तो उसको नींद आनी चाहिए, थका हुआ है, लेकिन नहीं होती। तो ये भी अगर प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे आप तो आपको आइडिया हो जाएगा। साथ में अगर आपने उसको ऑब्जेक्टिवली टेस्ट करना है तो आप उनका एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट भी कर सकते हैं, और कोई और टेस्ट ऐसा जिससे हार्ट का, पंप का और उसकी ताकत का या टॉलरेंस का आइडिया हो जाए। तो उसमें एक्सरसाइज ईटीटी जो है ना, या एक्सरसाइज इकोकार्डियोग्राफी, वो दोनों की जा सकती हैं। इसी तरह स्क्रीनिंग जब आप करते हैं तो एथलीट की स्क्रीनिंग जो है ना, उसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो ईसीजी या कोई ईटीटी कर लेना चाहिए, लेकिन अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहती है कि ईसीजी इज़ गुड इनफ, ईसीजी कर लें आप, क्योंकि ईसीजी में कुछ ऐसी फाइंडिंग्स होती हैं जैसे कुछ ईसीजी की रिदम की अबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं, जिसमें हम इसको WPW कहते हैं या ब्रुगाडा कहते हैं या लॉक-क्यूटी सिंड्रोम कहते हैं। ईसीजी की रिदम के प्रॉब्लम है जो कि एक्सरसाइजेस के अंदर खतरे का बायस हो सकती हैं, तो वो एक सिंपल ईसीजी से पता चल सकता है। यूरोपियन एसोसिएशन जो है ना, इतना एम्फेसाइज नहीं करती ईसीजी पे, लेकिन अमेरिकन कहते हैं कि आपको ईसीजी करना चाहिए। हर पर्सन जो कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने का ख्वाहिशमंद है, चाहे वो स्ट्रेनस स्पोर्ट्स है, वेट रिलेटेड है, या एरोबिक है, या रनर है, मैराथन है, जैसा भी करना चाहता है, तो उसका ईसीजी जरूर कर लें, स्पेशली अगर वो उसमें प्रोफेशनली इन्वॉल्व होना चाहता है। ठीक है, तो ईसीजी की जब आप स्क्रीन कर लेते हैं तो उसके बाद आप ये मरीज़ को, ये जो एथलीट है या एक्सरसाइज करने वाले ख्वाहिशमंद लोगों को आप उसको क्लीन चिट दे सकते हैं कि आप एक्सरसाइज करें। अब हम आ जाते हैं और कौन से कॉमन कार्डियक इश्यूज हैं जिसके साथ एक्सरसाइजर प्रेजेंट कर सकता है। नंबर 1 पैल्पिटेशन का प्रेजेंट कर सकता है। पैल्पिटेशन उसको एक्स्ट्रा बीट्स की वजह से भी होती है। एक्स्ट्रा बीट्स की मुख्तलिफ किस्में हैं, एट्रियल बीट्स होती हैं, वेंट्रिकुलर बीट्स होती हैं, वो ईसीजी देखने से पता चल जाता है। या एक डिवाइस होती है 24 घंटे की, उसको होल्टर मॉनिटर कहते हैं, वो ये 24 से 48 घंटे की, जिसमें अगर मरीज को ज़्यादा महसूस होती है तो उसको हम डिवाइस लगा देते हैं। वो डिवाइस 24 घंटे या 48 घंटे रिकॉर्ड करती है और फिर हमें पता चल जाता है कि उनको एक्स्ट्रा बीट्स अगर आ रही हैं तो कितनी है, क्या उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसके हिसाब से फिर फैसला होता है कि क्या इनको एक्सरसाइज की इजाज़त देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। उसके दोनों वजूहत हो सकती हैं। वो यूजली लोगों में इवन डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है और कुछ लोगों में पैथोलॉजिकल यानी किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, रिदम की बीमारी की वजह से, हार्ट की। दूसरा, मरीज कभी कभार चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करता है। अगर कोई एक्सर्शनल चेस्ट पेन के साथ मिडिल एजड आदमी करेगा तो याद रखिए ही नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। एक्सर्शनल जो चेस्ट पेन है वो यूजुअली
कार्डिक नेचर का होता है, स्पेशली अगर उसकी उम्र 30-35 साल से 40 साल से ज़्यादा है, उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ है, टिपिकल चेस्ट पेन है जो यूजुअली एक्सरसाइज पे आता है और एक्सरसाइज ख़त्म करने से, रेस्ट करने से ख़त्म हो जाता है, तो प्रॉब्ली वो ऑकल्ट हार्ट डिजीज़ का ऑकल्ट का मतलब है कि हमें पता नहीं है, या फिर वो पता चल चुका होता है और वो स्टिल एक्सरसाइज, मतलब जैसे एस्टैब्लिश कार्डिक पेशेंट होते हैं जिनका पता होता है और उसको भी एक्सर्शन इंजाना हो रहा है तो उसको भी बंद कर देना चाहिए और नीड्स टू बी री इन्वेस्टिगेटेड, उसको फिर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और वो लोग जिनको पहले से कोई कार्डिक डिजीज नहीं है और वो इस तरह प्रेजेंट करते हैं तो उनको पूरा कार्डिक इवैल्यूएशन जो कार्डिक इवैल्यूएशन है वो जिसके लिए हम जैसे हार्ट की इवैल्यूएशन करते हैं वो सब करना चाहिए। और अगर कुछ मरीज एक तीसरी कंप्लेंट बेहोशी के साथ आते हैं, इसको हम सिनकपी कहते हैं। सिनकपी दो तरह की होती है, एक कहते हैं पोस्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते ही मरीज जो है ना बेहोश हो जाता है या उसको आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है या वो गिर जाता है। ये हमारी ज़बान में इसको न्यूरोकार्डियोजेनिक कहते हैं और ये इमीडिएटली बिफोर आफ्टर एक्सरसाइज जो है ना ये फिजियोलॉजिकल है, कॉमनली हो सकती है। इसमें आप हाइड्रेशन प्रॉपर रखें और बहुत ही ज़्यादा मसला है तो वो कहते हैं टाइट जो है ना स्टॉकिंग्स जो होते हैं ना, सख्त टाइट जुराबे पहने तो उसमें चांस कम हो जाता है। लेकिन इसमें दो तरह की होती है, अगर तो मरीज़ बेहोश हो और उसको थोड़ा सा उसके बाद कन्फ्यूजन रहे तो ये न्यूरल है, मतलब है कि ये दिमागी तौर पे हो सकता है जिसकी कोई बहुत सारी कॉज है। लेकिन अगर मरीज़ ये कहता है कि जी मुझे तो कुछ पता नहीं चला, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो ये कार्डिक हो सकता है, तो इसको जो है ना इवैल्यूएट करना चाहिए। और साथ ही अगर एक्सर्शन पे जो है ना कोई भी मरीज़ कहता है कि मैं बेहोश हुआ या ब्लैकआउट हुआ तो उसको भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिल की ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पर सॉरी जैसे एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस है, एक वाल्व की तंगी की वजह से ड्यूरिंग एक्सर्शन मरीज़ को सिनकपी या बेहोशी हो सकती है और कैन बी मतलब इवन इतना रिदम को डिस्टर्ब हो सकता है कि कार्डियक अरेस्ट भी हो जाए। ठीक है, तो दिस पेशेंट शुड बी इवैल्यूएटेड, इनको इवैल्यूएट करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं उन लोगों पर कि जो लोग एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन या एक्टिवली स्पोर्ट्स इन्वॉल्व पर्सन एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन उनको एस्टैब्लिश्ड दिल की कोई बीमारी है। हमने ऑकल्ट और ओवर्ट HCHD की बात कर ली, मतलब ये कि जिनको हमें पता है कि डिजीज़ है वो तो उनको पूरा वही मैनेजमेंट होगी जैसे एक दिल के मरीज़ के एस्टैब्लिश मरीज़ की होती है। ओवर्ट ये जिसका हमें नहीं पता वो इस तरह प्रेजेंटेशन करता है तो उसकी भी वही उसको प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जो वैल्व डिजीज़ होती है, मतलब दिल की जो अंदर वैल्व होते हैं उसमें सबसे जो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात हो रही है वो एओर्टिक स्टेनोसिस है। एओर्टा एक वैल्व है जो कि अगर तंग हो तो और उसको तंगी बहुत ज़्यादा हो, इवन मॉडरेट भी हो, तो उसमें एक्सरसाइज या ऐसी एक्सरसाइज जो कि स्ट्रेनस है उसको अवॉइड करने का कहा जाता है, क्योंकि उसमें ख़तरा होता है कि मरीज़ को ब्लैकआउट के साथ साथ और इवन रिदम का ऐसा डिस्टर्बेंस होगा जिसको मैलिग्नेंट एरिथमियास कहते हैं और कार्डियक अरेस्ट का चांस होता है। तो एओर्टिक स्टेनोसिस को फॉलो करना पड़ता है। एओर्टिक रीगस जहाँ पे वैल्व लीकिंग होता है उसमें इतना मसला नहीं होता, लेकिन फॉलो तो खैर उनको भी करना पड़ता है। उसके अलावा जिन लोगों का कुछ एथलीट्स का जो है ना एओर्टिक जो वैल्व है उसके जो एओर्टा लेके जाती है उसकी आर्टरी की थोड़ा सा वो समझेंगे फूल जाती है, तो एक उसका डायमीटर दिया हुआ है कि इससे ऊपर होगा मर्दों में 4 और औरतों में 3.6, तो उनको फॉलो करते रहें। और 4.5 से ऊपर मना है कि उसमें ख़तरा है कि उसमें डेसेक्शन ख़तरा होता है। लेकिन यूजली मैंने जैसे बताया कि जो एथलीट्स होते हैं उनका थोड़ा सा एओर्टा डायलेटेड होता है, तो इससे परेशानी की बात कोई नहीं, बस फॉलो अप करते रहें। इसके अलावा एथलीट्स के अंदर जो है ना कभी हमें तो तजुर्बा है, कभी कुछ एथलीट्स स्पेशली जो ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना ये आते हैं चेस्ट पेन के साथ और इनके ना कार्डिक एंजाइम जो हार्ट अटैक के एंजाइम्स हैं वो रेज होते हैं। तो यूजुअली ये इतना बड़ा मसला नहीं है अगर यंगिश पेशेंट हो, लेकिन अगर ये पेशेंट 53 या 55-54 साल से लेकर 65 के दरमियान है, उसका कार्डिक एंजाइम रेज हुआ है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो अगले 1-1.5 साल में उसको ख़तरा है। तो कार्डिक एंजाइम्स अगर रेज है किसी ऐसे बंदे को जो एक्सरसाइज करता है और उसने कोई एक्सरसाइज सवेर की और उसका एंजाइम रेज हो गया, उसने कोई रनिंग की लंबी चौड़ी उसका एंजाइम रेज हो गया, तो उसको प्रॉपर वॉच करना पड़ेगा, इसलिए कि देयर ऑलवेज अ चांस कि क्या अंदर वो कोई डिजीज ऐसी हार्बर कर रहा है जिसकी वजह से उसको थ्रोम्बोसिस हो गया है। उसके अलावा जो यंग पेशेंट में अगर एंजाइम्स रेज हों तो हमेशा ये देखिए कि कोई इलिसिट ड्रग तो नहीं यूज़ कर रहा, जैसे कोकेन होती है या दूसरी जैसी ड्रग्स होती हैं, उसमें ये चांस है कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसके अलावा जो लोग जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन हो, एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में कहते हैं अगर आप उसे यू शेप कब होता है, मतलब अगर बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एट्रियल फिब्रिलेशन बढ़ जाएगी
या उसका अगर उसको पैरोक्सिस्मल या कभी कभी होती है तो ज़्यादा चांस हो जाए कि क्रॉनिक हो जाए, या वो लोग जो बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं उनको एट्रियल फिब्रिलेशन है तो वो उसके अंदर रेट बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि बेतरतीब भी होगा लेकिन रेट बढ़ जाएगा। लेकिन औसत दर्जे की या मॉडरेट डिग्री की एक्सरसाइज में उसको फ़ायदा होता है उसको रेट कंट्रोल करने पे। इसके अलावा जो है ना, अगर ऐसे लोगों का कार्डिक MRI किया जाए जो कि बड़ा अच्छा टूल है हार्ट को एसेस करने का, उसके अंदर आपको जैसे मैंने पहले बताया फाइब्रोसिस मिल सकता है। फाइब्रोसिस होता है जैसे जो है ना फैट डिपोजिशन, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये एथलीट्स के हार्ट के अंदर हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि हम जो आपने शायद नाम इतना ना सुने, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, वो तो वैसे ही मना होती है, लेकिन एक होती है नॉन कॉम्पैक्शन, जिसके अंदर हार्ट के अंदर जो है ना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो हमारा मेन चैम्बर होता है, उसके अंदर जो है समझें कि रिजेस होती हैं पैदाइशी तौर पे, वो ताकि ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन ज़्यादा ले सके बच्चा। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिजेस खत्म हो जाते हैं, हार्ट स्मूथ हो जाता है उसको सरफेस। लेकिन कुछ लोगों की कंजेनिटली के बाद, कंजेनिटली होने के बाद रह जाती हैं, तो उसके अंदर भी चांस होता है कि इसको या तो क्लॉट बन सकता है या कार्डिक इवेंट हो सकता है, तो इनको भी ज़रा देख संभल के देखना चाहिए। कहते हैं कि ब्लैक अफ्रीकन जो होते हैं उसके अंदर ये नॉन कंपेंशन ज़्यादा होता है, तो वो अपने हिसाब से फैसला करते हैं अमेरिकन जो है कि इनको एथलीट्स को कैसे मैनेज किया जाए। एक बीमारी होती है ARVC, इसमें जो है ना हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल है वो खुद ब खुद बड़ा हो जाता है, और किसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, मोरोसी बीमारी की वजह से यूजली, और ऐसे मरीजों को चांस होता है कि अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है और हार्ट फेलियर की तरफ जा सकते हैं, राइट हार्ट फेलियर की तरफ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि राइट हार्ट जो है ना थोड़ा सा एथलीट्स का वैसे भी बड़ा होता है, तो इसलिए परेशान होने की बात कोई नहीं। यूजली हार्ट तो इनको मतलब मल्टीपल सीरीज ऑफ टेस्ट से गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट हैं या स्पोर्ट्स कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको पता होता है कि RV के एक राइट वेंट्रिकल का एक खास डायमेंशन एक्सेप्टेबल है एथलीट्स में। अब हम आखिरी अपनी बात पे आ जाते हैं, जिसके लिए हम बेसिकली जो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि क्या एक्सरसाइज से आम आदमी या एथलीट या बूढ़े आदमी, क्या किसी को खतरा है क्या एक्सरसाइज से, किस किस्म की एक्सरसाइज से खतरा है। देखिए एक बात याद रखें कि हम ना इसको, अगर हम एथलीट्स की बात तक कर ली, हम नॉर्मल बंदों की बात करते हैं जो एक्टिव लोग हैं, जो एक्सरसाइज एक्टिव करते हैं। एक आदमी है जो कि रोज़ाना वॉक करता है या जॉग करता है या जिम्नाजियम जाता है, उसकी उम्र 30-35 साल से ज़्यादा है, उन लोगों के अंदर अगर आप वो रिकमेंडेशन ये है कि 150 से 300 मिनट तक की वो ब्रिस्क वॉकिंग पर वीक उनको अलाउड है। इसी तरह जो कि मॉडरेशन में है, मतलब औसत दर्जे की एक्सरसाइज, जो लोग जॉगिंग वगैरह करते हैं या रनर्स हैं, ये एक्टिव लोगों की बात हो रही है, एथलीट्स की बात नहीं हो रही, उनको 75 to 100 मिनट्स की जॉगिंग अलाउड है पर वीक। और जो लोग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं एक खास उम्र 35-40 से बाद, तो उनको कहते हैं कि 2 हफ्ते में 2 वीक्स गुड एनफ है, कि वो काफ़ी हैं मॉडरेट एक्सरसाइज के बारे में। हमारे मुल्क में तो खैर इतना एथलीट्स हैं नहीं, लेकिन जो लोग बाहर हैं वो जारी बात है, जो 60 साल 70 साल क्रॉस कर जाते हैं, तो उनको उनकी जो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। हमारे पास जो हम जिस सेटअप में बात कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं इस आखिरी हिस्से में इस पॉडकास्ट के, कि जो लोग एक्टिव हैं, 40-50 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है और वो एक्टिव हैं। कहते हैं 9.1 आवर्स से ज़्यादा पर वीक एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है। तो ये अपना ज़रा इवन जो लोग एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं, इवन एथलीट्स हैं या रनर्स हैं या बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके बारे में हिदायत है कि 9.1 आवर्स से ज़्यादा पर वीक कोई फ़ायदा नहीं, मतलब उल्टा नुकसान है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि एक्सरसाइज की परसेंटेज क्या है। क्या सडन कार्डिक डेथ जैसे जिम्नाजियम में पहले बात हुई, क्या होती है, जैसे वो सडन कार्डिक डेथ मतलब ये है कि 1 घंटे के अंदर एक्सरसाइज के बाद डेथ हो जाए, या किसी भी चीज़ के बाद इवेंट के बाद डेथ हो जाए। सडन कार्डिक डेथ एक्सरसाइज के अंदर 1 घंटे के अंदर। तो सडन कार्डिक डेथ स्पोर्ट्स के अंदर 5% ऑफ द इवेंट होती है। अच्छा, पहले ज़माने में ज़्यादातर ये समझा जाता था कि, पहले ज़माना क्या 20-30 साल पहले, 20 साल पहले, कि 30 साल से कम उम्र के जो लोग एथलीट्स होते हैं या एक्टिव स्पोर्ट्स करते हैं, उसके अंदर अगर सडन कार्डियक डेथ होती है, क्योंकि सडन कार्डियक डेथ का मतलब है कि कार्डियक अरेस्ट, और कभी कभी सडन कार्डियक डेथ जो है ना वो 25% लोगों में पहली अलामत होती है डिजीज़ की, तो उसमें ज़्यादा वजह हार्ट की 2 बड़ी वजह होती है, जिसमें जो स्ट्रक्चरल कॉजेज़ होती हैं। एक होती है हुकुम HCM बोलते हैं, HOCM बोलते हैं, उसके अंदर हार्ट के पट्टे एक्स्ट्रॉर्डिनरीली मोटे हो जाते हैं,
और उसमें चांस होता है। दूसरा होती है एनॉमलस कोरोनरी आर्टरीज के आर्टरीज जो उनका जो शरीयाने दिल की हैं वो अपनी नॉर्मल जगह से निकलने के बजाय किसी और जगह से निकले, तो उसमें भी चांस होता है कि ये आर्टरियाँ जो इनकी वजह से एनॉमलस कोरोनरी आर्टरी की वजह से जो है ना वो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। लेकिन अभी ये तहकीक से पता चला है कि कुछ लोग कुछ एरिथमिया, जैसे मैंने पहले बताया लॉन्ग क्यूटी और ब्रुगाडा और WPW, इस तरह के रिदम्स भी हार्बर कर रहे होते हैं, उनको अंदर रिदम होते हैं, पता नहीं होता लोगों को। और इसके अलावा भी कुछ लोगों को सडन कार्डिक डेथ की वजह रिदम की एबनॉर्मेलिटी, हार्ट का रिदम जो है ना अगर एबनॉर्मल हो तो उसकी एबनॉर्मेलिटी है। 35 या 40 साल के बाद यूजुअली जो अगर सडन कार्डिक डेथ है ना वो होती है ऑकल्ट या ओवर्ट हार्ट डिजीज, मतलब किसी को डिजीज है उसको पता ही नहीं है, वो स्ट्रेनस एक्सरसाइज किए जा रहा है, जिम्नाजियम में कर रहा है, वर्जिश किए जा रहा है, एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में बात हुई थी, पी रहा है, कैफीन आ रही है, वो समझ रहा है मैं और एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो उसके अंदर अगर मरीज को प्लाक पड़ा हुआ है, प्लाक का मतलब है कोलेस्ट्रॉल अंदर आर्टरियाँ बंद कर रहा है, ये बंद नहीं किया हुआ है, इसको कहते हैं नॉन फ्लो लिमिटिंग, यानी कि ब्लड सप्लाई को मुतासिर कोई नहीं है लेकिन कोलेस्ट्रॉल का प्लाक है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, टूट जाएगा और उसकी वजह से क्लॉट बन सकता है और हार्ट अटैक हो सकता है। वो लोग जिनको एस्टैब्लिश डिजीज़ है उसके अंदर तो वैसे ही फ्लो लिमिटिंग होती है, उनका एंजाइना होता है, एंजाइना के बाद उनको वो प्लाक ऐसा डिस्टर्ब होगा कि वो क्लॉट डिस्लॉज हो जाएगा, क्लॉट बन जाएगा प्लाक डिस्लॉज होने से, और आर्टरी एकदम अक्लूड हो जाएगी, उससे भी हार्ट अटैक होता है। उसके अलावा जहाँ पर पूरी अक्लूजन ना भी हो, इवन आधी अक्लूजन यानी कि आर्टरी पूरी बंद भी ना हो, तो उसके अंदर मैलिग्नेंट एरिथमियास कहते हैं, ऐसे रिदम स्टार्ट हो जाए कि लाइफ थ्रेटनिंग हो, उसके वजह से भी सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। तो यूजुअली जो आप यूँ समझ लें कि 30-35 साल से उम्र से पहले जो लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है एक्सरसाइज की वजह से, उनकी या तो मैकेनिकल हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट की मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, या उसके रिदम की प्रॉब्लम होती हैं। जो 30-35 के बाद होता है यूजुअली वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, या जिसमें कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स होते हैं हमारी आर्टरीज के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या खुदा ना डिसेक्शन भी इतनी कॉमन नहीं है लेकिन होने को हो सकती है, क्योंकि आर्टरी डिसेक्शन इतनी कॉमन नहीं है, बेसिकली थ्रोम्बस ही है, क्लॉट ही बनता है जैसे हार्ट अटैक होता है। तो ये दो बड़ी कॉमन काजेज हैं। अच्छा, इसमें जो है ना ये कहते हैं कि औरतों को और मतलब यंग फीमेल्स को चांस कम रहता है 5%, अगर 5-1 का रेशो है मेल फीमेल का, और जिसमें सडन कार्डियक डेथ का चांस ड्यूरिंग स्पोर्ट्स या स्ट्रेनियस स्पोर्ट्स में रहता है। ठीक है, अभी ये इसको तो हमने एनकम्पास कर लिया, हमने बता दिया कि हिस्ट्री क्या है, कौन से हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है, क्या अडॉप्टेशन कैसे होती है, एथलीट्स कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कौन से एथलीट्स को एक्सरसाइज करनी चाहिए, या एक्टिव लोगों को एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, क्या वो एलिजिबल है कि नहीं है, स्क्रीनिंग कैसे होती है, उसके अलावा कॉमन कार्डियक प्रॉब्लम्स की प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है उन लोगों की, इसके अलावा हम एक एथलीट की एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, आखिर में कि सडन कार्डियक डेथ क्या स्ट्रेनियस स्पोर्ट्स से हो सकती है, उसके कुछ मैंने आपको बताए, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं और कुछ वजूहात हैं। अब क्योंकि ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में यूजुअली कोई क्वेश्चंस हमारे पास उससे से कोई करने वाला नहीं है, तो कुछ मैंने क्वेश्चंस जिसको हम कहते हैं ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs, वो कुछ लिखे हुए हैं जो यूजुअली लोगों के होते हैं, वो फिर हमें टेक्स्ट करते हैं, तो मैंने कुछ बनाए हुए हैं। उसके अलावा भी अगर जो चाहता है कि कुछ पूछना तो वो यू कैन ऑलवेज आस्क, उसके ऊपर पूछ सकते हैं यूट्यूब से। अच्छा, इसमें एक होता है कि जैसे मैंने बताया किन लोगों को सडन कार्डियक डेथ का चांस ज़्यादा होता है, मर्दों को और ब्लैक्स को, जो अमेरिकन ब्लैक्स जो भी हैं, क्योंकि उसकी कुछ वजूहात डिफरेंट हैं, वो डिस्कस सम टाइम, क्योंकि ये बेसिकली अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स हैं, तो उनके ख्याल उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की है उससे ये पता चला है कि मर्द और ब्लैक्स उनको ज़्यादा चांस होता है। और इसी तरह लोग हमसे पूछते हैं कौन सी दिल की वो बीमारियाँ हैं जिसमें ज़्यादा चांस होता है, तो जैसे मैं बताया कि एओर्टिक स्टेनोसिस है, जो बड़ी शरीयान बंद हो, अगर HCM हो जैसे बताया, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, ऑकल्ट या ओवर्ट या कॉवर्ट, यानी कि पता भी हो या ना भी पता हो, स्टैब्लिश हो या ना स्टैब्लिश हो, तो उनको भी चांस ज़्यादा होता है। इसी तरह जहाँ कार्डियोमायोपैथीज़ होती हैं, कार्डियोमायोपैथी होती है कि हार्ट का कुछ साइज़ बढ़ गया है या हार्ट साइज़ पंपिंग प्रॉपर नहीं है किसी भी वजह से, वैसे तो हुक्म भी कार्डियोमायोपैथी है लेकिन हम इसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कह लेंगे, जिसमें हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है और पंपिंग मुतासिर होती है, तो उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है। क्या सख्त वर्जिश, एक क्वेश्चन होता है कि सख्त वर्जिश सडन कार्डियक डेथ कर सकती है? यस, कर सकती है। जैसे मैंने बताया कि अगर प्रोन पेशेंट है तो उसको और कोई डिजीज़ पड़ी है, प्लाक डिस्टर्ब हो गया, क्लॉट बन गया, तो यस हार्ट अटैक हो सकता है। क्या कुछ दवाइयाँ, इसके अलावा एक सवाल होता है क्या कुछ दवाइयाँ भी ये कर सकती हैं? यस, ये जो इलिसिट ड्रग यूज़ है जैसे कोकेन है, LSD है, कैनबिस है, ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं और ड्यूरिंग एक्सरसाइज उनको ज़्यादा खतरा होता है। और फिर एक सवाल होता है जी कौन से स्पोर्ट्स में ज़्यादा खतरा है? देखिए, एक तो
सिंपल सी बात है, जिसमें आप जोर ज़्यादा लगाएंगे ना अपनी औकात से ज़्यादा, उसमें ख़तरा है। उसके अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग और मैराथन रनर्स, इसमें ख़तरा होता है अगर वो प्रोन हो। इसी तरह औरतों मर्दों में किसी बात है, औरतों में जैसे मैंने बताया कम है, 5:1 का रेशो है। और SCD कितनी देर बाद होती है? 1 घंटे के अंदर वर्जिश के बाद। अच्छा, अब रेगुलर एक्सरसाइज का क्या रिस्क है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करें, हम ये एक्सरसाइज प्रोग्राम इसलिए नहीं कर रहे कि हम लोगों को एक्सरसाइज से मना कर रहे हैं, हम लोगों को स्ट्रेनियस या अनअकस्टम एक्सरसाइज से मना कर रहे हैं। लेट्स से एक बंदा कोई एक्सरसाइज ही नहीं करता, वो जाता है एक जिम्नाजियम, 40 साल की उम्र है, और वो देखता है यार ये तो यंग लोग इतनी वर्जिश कर सकते हैं, मैं भी 20 साल पहले कर सकता हूँ तो मैं भी कर लूँ, तो उसमें खतरा है। ये मत करें। अपने आप को पहले जो है ना प्राइम करें पहले। और येस, यू कैन ऑलवेज डू एक्सरसाइज आफ्टर 40 ईयर्स, बट थोड़ा सा उसको आपको अपना एक तो कम करना पड़ेगा एक्सरसाइज का जो उसकी जो आप जोर लगाते हैं उसमें, और दूसरा अपने टाइम कम करना होगा। वैसे ही विद एज एक्सरसाइजिंग टाइम कम हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक जिम्नाजियम में ही जाएंगे तो आपको खतरा है। जो भी अनकस्टम वही वाली बात है कि जो एक्सरसाइज आप एक्सरसाइजर नहीं है, वो रात को कहता है मैं जी वॉक शुरू करूँगा, और पहले दिन जो है ना वो जॉगिंग शुरू कर देता है, स्पेशली वो 40s या 50s के बाद, तो उसको भी ख़तरा हो सकता है। और वो लोग जो कि जैसे हाइकिंग पे जा रहे हैं जी, आपको बिल्कुल आदत ही नहीं है वर्जिश करने की, ना वॉक करते हैं और हाइक पे चले, तो हाइक आसान चीज़ थोड़ी है, तो उनको भी खतरा होता है। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहें जी फलां जगह में हाइक पे गया, इवन मर ही जाते हैं, वो अप स्लोप चलते हैं ऊपर की साइड पे, तो वो कहते हैं जी सीने में दर्द शुरू हो गया, तो वो उसकी वजह ये होती है दिल की बीमारी होती है। तो इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद ये था कि आपको ये बताया जाए एक्सरसाइज ज़रूर करें, ओवर एग्जर्ट मत करें, इवन यंग लोग भी ओवर एग्जर्ट ना करें। और जो एथलीट्स बनना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, ऑलवेज उसको हमेशा एक ट्रेनर के अंदर करें या कोचेस के नीचे करें। उनको पता होता है, वो इतनी अच्छे से काम करें तो उनको स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी भी पता होती है, थोड़ी बहुत कार्डिक फिजियोलॉजी भी पता होती है। और देयर इज़ नो हार्म कि आप एक 40 साल के बाद कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो हम किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट या क्लिनिशियन से आप मशवरा ले सकते हैं कि जी मैं इस काबिल हूँ कि ये एक्सरसाइज पर्टिकुलर एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो उसमें सेफ्टी रहती है। और जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, यंग एथलीट में, वो क्योंकि मैंने बताया कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल डिजीज़ हैं या रिदम की डिजीज़ हैं जिसमें ऐसा हो सकता है, तो अगर फैमिली में कुछ रन कर रही है, जैसे HCM फैमिली में है, या कोई ऐसी हिस्ट्री है जिसमें सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है अर्ली एज में, तो उनको भी इन्वेस्टिगेट कर ली जाए बिफोर इन्वॉल्विंग इनटू एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे पॉडकास्ट सुनने का। अस्सलाम वालेकुम।